Hello dear students, welcome to you my online classes and I am Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss structure of eukaryotic cell या parts of eukaryotic cell या composition of eukaryotic cell. Students, in previous video we discussed types of cell. प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में अपन ने डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के कौन कौन से अवयव हैं और प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर में कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, उनकी अपन आज बात करेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल या अपन यूं कहें एटिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल या एटिपिकल कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। चलिए अपन सबसे पहले बात करें यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के तीन मेन पार्ट है। तीन मेन पार्ट कौन कौन से हैं? सेल वॉल, वैक्यूल एंड प्रोटोप्लास्ट। यानी यूकैरियोटिक कोशिका के जो पार्ट्स है उन्हें अपन तीन पार्टों में बांट दिया अपन ने। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है सेल वॉल। सेल वॉल जो है कोशिका का नॉन लिविंग पार्ट है। कौन सा पार्ट है? नॉन लिविंग पार्ट है सेल वॉल। और उस सेल वॉल जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में कोशिका में उपस्थित होती है। ये प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो अपन बात करें तो सेल वॉल पहला पार्ट है जो नॉन लिविंग पार्ट है। ये एक चार स्तरीय प्रोटेक्टिव कवर है जिसमें मिडिल लेविला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और सेकेंडरी जो वॉल है वो फिर थ्री लेयर्स की, तीन लेयर से मिलकर बनी होती है। S1, S2, S3 और लास्ट में है टर्सरी वॉल। इसकी जो स्ट्रक्चर है और इसके जो फंक्शन है इसका हम नेक्स्ट वीडियोज में आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे, फुल डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में। हमारा केवल इस वीडियो में ये उद्देश्य है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है, उसके एक स्ट्रक्चर में कौन कौन से अवयव इंक्लूड किए गए हैं वो अपन बात कर रहे हैं। तो पहला पार्ट जो सेल वॉल है जो नॉन लिविंग पार्ट है सेल का और ये प्रोटेक्टिव कवर के रूप में है जिसमें चार लेयर है, मिडिल लेविला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्सरी वॉल। सेकंड पार्ट अपन बात करें वैक्यूल। वैक्यूल जो कि क्या क्या प्रेजेंट है? टोनोप्लास्ट। इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन है जिसे अपन टोनोप्लास्ट कहते हैं और इसके अंदर एक रस जूस लाइक मटेरियल भरा होता है जिसे सेल सेप कहते हैं। सेल सेप में 90% वाटर होता है और बाकी अनेक पिगमेंट और क्रिस्टल, खनिज आयन इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो सेल सेप जो वैक्यूल है वो तीन प्रकार की है। वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल। तो ये विभिन्न प्रकार की जो यूकैरियोटिक सेल है उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल, फूड और गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। जो एनिमल सेल्स होती है उनमें वैक्यूल्स या तो एब्सेंट रहती है या बहुत छोटी होती है और जो प्लांट सेल होती है उसमें बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है जिसमें टोनोप्लास्ट और सेल सेप प्रेजेंट होता है। जो प्लांट सेल की जो वैक्यूल है वो बड़े आकार की है और कोशिका के एक बड़े क्षेत्र को घेरे हुए रहती है। इसी कारण से जो प्लांट सेल है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में न रहकर साइड में रहता है। तो वैक्यूल अपने क्लियर हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है प्रोटोप्लास्ट। अब देखिए यहां पर बहुत सारे वर्ड आएंगे और अब तक आपने ये देखा है कि प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, ठीक है, हाइलोप्लाज्म,
पैराप्लाज्म, ये सब एक ही चीज है, पर ये सब डिफरेंट है और वो ही आज अपन क्लियर करेंगे। आप एकदम शांति से अगर ढंग से वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं प्रोटोप्लास्ट। सबसे पहले बात करें तो जब देखिए कोई भी एक प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल में से ये दोनों पार्ट अपन अलग कर दें, यानी सेल वॉल को हटा दें और वैक्यूल को हटा दें, तो बची हुई कोशिका को अपन क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। यानी एक तरीके से एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है और वैक्यूल भी एब्सेंट रहती है या बहुत छोटी होती है, तो एक तरीके से एनिमल सेल क्या हो गई? प्रोटोप्लास्ट के रूप में उसे आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं। तो एक एनिमल सेल क्या है भी, प्रोटोप्लास्ट के रूप में अपन उसको समझ सकते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट क्या है? यदि किसी भी प्लांट सेल में से सेल वॉल और वैक्यूल को हटा दें तो बची हुई सेल को अपन, टोटल जो बची हुई सेल है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। इट इज क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, अब प्रोटोप्लास्ट के दो पार्ट है, एक है प्रोटोप्लाज्म या जिसे अपन साइटोसोम कहते हैं, और सेकंड पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। तो यदि किसी भी प्रोटोप्लास्ट यानी एक एनिमल सेल जो कि जिसे अपन प्रोटोप्लास्ट के रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसमें से यदि अपन सेल मेम्ब्रेन को हटा दे तो बची हुई मटेरियल को क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे या साइटोसोम कहेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन, किसी भी एनिमल सेल में से सेल मेम्ब्रेन को हटाने के बाद जो बची हुई कोशिका है या जो कोशिका में जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे भी? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे या साइटोसोम कहेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो कि प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, तो अपन ने इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? PLP, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। ये एक 3 लेयर मेम्ब्रेन है जो कि एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है और एनिमल सेल में और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, परंतु जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं होती है। तो सेल मेम्ब्रेन हटाने के बाद, यानी किसी भी प्रोटोप्लास्ट में से सेल मेम्ब्रेन हटाने के बाद बचा हुआ मटेरियल क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट। इट इज क्लियर। तो प्रोटोप्लास्ट क्लियर हो गया, प्रोटोप्लाज्म क्लियर हो गया। अब अपन बात करें प्रोटोप्लाज्म जो है, इसके 2 पार्ट्स है, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस। तो यदि हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को अलग कर दें तो बचा हुआ मटेरियल क्या कहलाएगा भी? साइटोप्लाज्म। तो देखिए अपन इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन को भी हटा दिया अपन ने, सेल मेम्ब्रेन को हटाने के बाद बचा जो मटेरियल है वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। अब मैं कह रहा हूं कि यहां से अपन ने जैसे सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया और न्यूक्लियस को भी हटा दिया, तो जो बीच के जो मटेरियल भरा हुआ है यहां पर ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो देखिए अपन इसको वापस एक बार रिपीट करें, जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसका क्लियर करते अपन चले। इसमें ये सेल वॉल है, ठीक है, और ये एक वैक्यूल है, क्लियर। तो देखिए सेल वॉल हटा दें अपन, ये सेल वॉल हटा दिया, ये एक प्लांट सेल थी, ये सेल वॉल हटा दिया, ठीक है, वैक्यूल हटा दिया। अब ये कोशिका जो कि एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म, इस कोशिका को अपन क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन को हटा दें, ये सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया। उसके बाद बचा हुआ मटेरियल जो अंदर ये भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म, ये और न्यूक्लियस, इस सारे को क्या बोलेंगे अपन? प्रोटोप्लाज्म। अब देखो न्यूक्लियस को हटा दें, इसमें से न्यूक्लियस को अलग कर दें, अब बचा हुआ मटेरियल क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस को हटाने के बाद यानी न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के मध्य जो कंटेंट प्रेजेंट है उस कंटेंट को अपन क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। इट इज क्लियर। तो साइटोप्लाज्म क्या है वो हो गया अपने। न्यूक्लियस अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन साइटोप्लाज्म बात कर लेते हैं।
कि साइटोप्लाज्म क्या है। तो देखिए साइटोप्लाज्म के 3 पार्ट है, हाइलोप्लाज्म, ट्रोपोप्लाज्म और पैराप्लाज्म, मेटाप्लाज्म या ड्यूटोप्लाज्म। तो देखिए साइटोप्लाज्म जो है उसके 3 पार्ट है, एक है हाइलोप्लाज्म, एक है ट्रोपोप्लाज्म और एक है पैराप्लाज्म या मेटाप्लाज्म कह दो या ड्यूटोप्लाज्म कह दो। तो अपन सबसे पहले समझे हाइलोप्लाज्म। तो देखिए जो साइटोप्लाज्म का वह पार्ट, इस साइटोप्लाज्म का वह पार्ट या साइटोप्लाज्म का वो कंटेंट जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट रहते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट रहते हैं, उस पार्ट को अपन क्या कहेंगे, हाइलोप्लाज्म। और ये जो सेल मेम्ब्रेन के नजदीक का जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा कहलाता भी, हाइलोप्लाज्म कहलाता है, जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट रहते हैं। तो सेल ऑर्गेनेलीज, विदाउट सेल ऑर्गेनेलीज जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो कंटेंट क्या कहलाएगा, हाइलोप्लाज्म कहलाएगा। सेकंड पार्ट अपन बात करें तो वो है ट्रोपोप्लाज्म। ट्रोपोप्लाज्म तो देखिए सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट, तो साइटोप्लाज्म का वह पार्ट जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, वो वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ट्रोपोप्लाज्म। और थर्ड पार्ट है पैराप्लाज्म या मेटाप्लाज्म या ड्यूटोप्लाज्म। ये नॉन लिविंग पार्ट है, ये साइटोप्लाज्म का नॉन लिविंग पार्ट है और इसमें सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं। इसमें रिजर्व प्रोडक्ट, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट या सिक्रेटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये नॉन लिविंग पार्ट है। अब अपन हाइलोप्लाज्म क्लियर हो गया, विदाउट सेल ऑर्गेनेलीज वाला जो साइटोप्लाज्म है उसे अपन क्या कहेंगे, हाइलोप्लाज्म। ट्रोपोप्लाज्म क्लियर हो गया, ट्रोपोप्लाज्म क्या है, जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। और पैराप्लाज्म या मेटाप्लाज्म क्लियर हो गया आपके, ये नॉन लिविंग पार्ट है जिसमें सेल के अंदर इंक्लूजर जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट है। तो नॉन लिविंग इंक्लूजर्स जिसमें प्रेजेंट होंगे वो पार्ट क्या कहलाएगा साइटोप्लाज्म का, पैराप्लाज्म। इट इज क्लियर। अब अपन बात करें ट्रोपोप्लाज्म। ट्रोपोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है वो सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं वो अपन बात करें तो सेल ऑर्गेनेलीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट यूनिट मेम्ब्रेन, वे सेल ऑर्गेनेलीज जिसमें कोई यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, उन्हें कहते हैं विदाउट यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज। और विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज केवल एक है जो सेल में प्रेजेंट होता है, वो है राइबोसोम। कौन सा है वो, राइबोसोम है। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो है 80S प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कि कौन सा, 80S। एस यहां पर सब्लिमेशन पॉइंट है, श्वेदबर्ग इकाई है जो इसकी अवसादन गुणांक को बताती है, सब्लिमेशन पॉइंट को बताती है इसके। और श्वेदबर्ग नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस यूनिट के बारे में बताया था और उसी के सम्मान में यहां एस लगाते हैं। इसके बारे में आगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम विदाउट यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज है जिसमें कोई किसी प्रकार की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। सेकंड अपन बात करें सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज, वे सेल ऑर्गेनेलीज जिसमें सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, केवल एक यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उन सेल ऑर्गेनेलीज की अपन बात करें तो यूनिट जो मेम्ब्रेन, सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट होगी वो सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं तो वो है गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूबल्स। ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज कैसे हैं जो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन रखते हैं। और एक एक सेल ऑर्गेनेलीज की हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे।
यहां हमें केवल इनको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है, ट्रोफोप्लाज्म क्या है, मेटाप्लाज्म क्या है, ये समझना है अपने को यहां पर, और उसके कौन कौन से कंटेंट है। सीलिया एंड फ्लैजिलम, ये भी यूनिट सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलिज है। माइक्रोबॉडीज, माइक्रोबॉडीज के चारों ओर भी सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होती है। और यूकेरियोट सेल में 3 प्रकार की माइक्रोबॉडीज होती है। एक होती है स्पिरोसोम, दूसरी होती है प्रोक्सिसोम, तीसरी होती है ग्लाइकोसिसोम। तो ये 3 प्रकार की माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट है। तो ये थे भी सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। हम बात करें डबल यूनिट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज, वे ऑर्गेनेलीज जिसमें डबल यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उन्हें अपन कहेंगे डबल यूनिट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज। और वो 2 ऑर्गनी है केवल, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड है प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, प्लास्टिड में ही क्लोरोप्लास्ट आता है, क्योंकि प्लास्टिड का आगे अपन क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें है एक क्लोरोप्लास्ट। तो वो क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर भी जो है चारों ओर डबल यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इट इज क्लियर। यहां तक अपन बात कर लिए। तो अपन ने जो ट्रोफोप्लाज्म है उस ट्रोफोप्लाज्म के 3 पार्ट अपन ने कर लिया। हाइलोप्लाज्म क्या है, ट्रोफोप्लाज्म क्या है, क्लियर यहां तक। नेक्स्ट अपन बात करें पेराप्लाज्म या मेटाप्लाज्म। देखिए मेटाप्लाज्म की बात करें या पेराप्लाज्म या इसे ड्यूटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। जो नॉन लिविंग पार्ट है, जो सेल्स के नॉन लिविंग इंक्लूजर है, और कौन कौन से नॉन लिविंग पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है नॉन लिविंग पार्ट को। पहला है रिजर्व मटेरियल या रिजर्व प्रोडक्ट, जो कि एक तरीके से फूड प्रोडक्ट के रूप में भी है, तो अपन इनको रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में भी समझ सकते हैं। और इसमें 3 जो मेन कंटेंट है फूड के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फैट, वही है यहां पर। तो देखिए रिजर्व प्रोडक्ट या रिजर्व फूड या रिजर्व मटेरियल भी अपन कह सकते हैं। और पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट या फैट एंड ऑयल या लिपिड कह सकते हैं। इट इज क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट इनके स्वयं के सेल्फ के लिए कोई बेनिफिट नहीं रखते हैं, ये सेल्फ के लिए जो सेल्फ की जो लाइफ है उसको जीने में काम में आते हैं सेल के, ये कोई इसके लिए सेल्फ के लिए कोई यूजफुल नहीं है, यानी अपनी जो वाइटल एक्टिविटीज है उनमें इनको कोई यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए वो है एल्केलॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, गम, ग्लाइकोसाइड, लेटेक्स, रेजिन, टैनिन, मिनरल क्रिस्टल। ये ऐसे मटेरियल है जो फूड की सेल की वाइटल एक्टिविटीज में कोई काम में नहीं आते हैं, और उसको जीवन जो सेल की जो लाइफ है उस लाइफ स्पेन में या उसकी वाइटल एक्टिविटीज में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है। सेकंड अपन बात करें, थर्ड अपन बात करें सिक्रेटरी प्रोडक्ट। सिक्रेटरी प्रोडक्ट जो सिक्रेट किए जाते हैं सेल्फ के काम में नहीं, परंतु कुछ सेकेंडरी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनमें इसको उससे ये बनते हैं, और सेकेंडरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इनका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं, पिगमेंट्स, जितने भी पिगमेंट्स है वो, एंजाइम्स, विटामिन्स एंड नेक्टर, ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट है जो सेकेंडरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद में सिक्रेट होते हैं, और कुछ जो एक्स्ट्रा फंक्शन है उनके यूज में इनको लिया जाता है। तो ये थे भी एक साइटोप्लाज्म का पार्ट, ये पूरा साइटोप्लाज्म का पार्ट है। तो साइटोप्लाज्म के अपन ने 3 पार्ट बात किए, हाइलोप्लाज्म जो विदाउट सेल ऑर्गेनेलीज है, ट्रोफोप्लाज्म जो विथ सेल ऑर्गेनेलीज है, और पैराप्लाज्म
जो नॉन लिविंग इंक्लूजर है सेल के, उन्हें अपन इसमें इंक्लूड करते हैं। तो मेन सेल किसके ऊपर डिपेंड है? साइटोप्लाज्म पे। तो अब तक आपने ये देखते होंगे कि जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, हाइलोप्लाज्म है, ये सब एक चीजें हैं, पर आपने देखा कि ये सब चीजें क्या है? अलग अलग है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, जो अपन ने यहां बात की थी कि न्यूक्लियस, जो प्रोटोप्लाज्म है, उस प्रोटोप्लाज्म में से अपन ने उसके दो पार्ट अपन ने किए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में इंक्लूड नहीं करते। तो हम न्यूक्लियस की बात करें तो जो यूकेरियोटिक सेल है, उस यूकेरियोटिक सेल में वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये अपने को अच्छी तरह पता है, क्योंकि अपन ने इससे प्रीवियस वीडियो में ये बात की थी कि सेल्स में जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकेरियोटिक सेल में, उसमें डिफरेंट क्या है, उसमें उसकी क्या डेफिनेशन है, उसकी वास्तविक जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो अपन ने बात करें अपन न्यूक्लियस, तो यूकेरियोटिक सेल में किस टाइप का न्यूक्लियस होगा? वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्रोमेटिन जो नेटवर्क है वो क्रोमेटिन नेटवर्क डीएनए, आरएनए और स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और वेल डेवलप क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये है भी एक यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका के कौन कौन से कंटेंट है, उनके कौन कौन से पार्ट है, वो अपन ने एकदम क्लियर कर ली। इसमें प्लांट सेल भी आ गई और एनिमल सेल भी आ गई। यदि यहां से मैं इसको अलग कर देता हूं, ये जो पार्ट है वो अलग कर देता हूं, ये तो ये एनिमल सेल हो जाती है, और ये सारा जब इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या हो जाती है? ये प्लांट सेल हो जाती। बाकी बहुत सारे डिफरेंट है, वो आगे अपन नेक्स्ट वीडियो बनेगी, वहां अपन बात करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंट है। सेकेंड अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या पार्ट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अगर अपन पार्ट बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या कंटेंट उपस्थित है, तो वो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर जो सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें सबसे पहले एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में प्रेजेंट होता है, और वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं एक प्रोकैरियोटिक सेल की, और ये प्रोकैरियोटिक सेल है, जैसे इसमें सबसे बाहर एक कवर्ड के रूप में क्या पाई जाती है भी? ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोकैलिक्स दो पार्टों के रूप में होती है, एक होती है स्लाइम लेयर और एक होता है कैप्सूल। जब जो ग्लाइकोकैलिक्स जो है एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है, तो जब ये इसका लूज क्या उपस्थित हो, कंटेंट उपस्थित हो, तो उसे अपन स्लाइम लेयर कहते हैं, और थिन लेयर के रूप में प्रेजेंट होती है तो उसे अपन स्लाइम लेयर कहते हैं। जब ये एकदम हार्डली रूप में प्रेजेंट हो और एक थिक लेयर के रूप में प्रेजेंट हो तो उसे अपन कैप्सूल कहते हैं। और ये जो प्रोकैरियोट सेल को क्या प्रदान करता है? प्रोटेक्शन प्रदान करता है ग्लाइकोकैलिक्स का। तो सबसे पहला पार्ट है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद है सेल वॉल। तो ये हो गई इसकी सेल वॉल, इसमें ये सेल वॉल भी इसमें प्रेजेंट होती है। तो ये तो हो गई ग्लाइकोकैलिक्स और ये हो गई सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में भी होती है और बैक्टीरियल सेल यानी यूकैरियोटिक सेल में भी होती है। तो बैक्टीरियल सेल में या जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उस सेल में जो सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, जबकि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, और इसकी किसकी बनी है अभी? म्यूकोपेप्टाइड की। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। तो ये सारी मेम्ब्रेन कवर्ड इसके ऊपर है, ये कवर्ड के रूप में हो गए सारे के सारे। तो ग्लाइकोकैलिक्स भी है, सेल वॉल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। इसी कारण से जो बैक्टीरिया है अपने द्वारा फूड के साथ खा लेने के बाद भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं और अपने को विभिन्न प्रकार के डिजीज उत्पन्न कर देते हैं। अगर इनकी प्रोटेक्टिव आवरण नहीं हो तो ये अपने डाइजेशन सिस्टम द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे और हम रोग ग्रसित नहीं होंगे, परंतु इनके प्रोटेक्टिव आवरण होता है इनके चारों, इसलिए बच जाते हैं। जो फोर्थ पार्ट है प्रोकैरियोटिक सेल का वो है साइटोप्लाज्म। जैसे कि अपन ने भी यहां पर किया साइटोप्लाज्म।
तो साइटोप्लाज्म होगा प्रोकैरियोट सेल का। प्रोकैरियोट सेल के साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट है वो अपन बात करें तो प्रोकैरियोट सेल के साइटोप्लाज्म में क्या क्या है अभी, मिजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के, यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के समान एक सेल ऑर्गेनेलिज है। जो सेल मेम्ब्रेन, जैसी सेल मेम्ब्रेन है, ये इस तरीके से फोल्डेड होकर क्या बनाती है, मिजोसोम बनाती। तो इसके जो ये क्या हो जाती, फोल्ड होकर क्या बनाती थी, मिजोसोम प्रिपेयर करती। उसके बाद है राइबोसोम। तो सेकंड जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो है राइबोसोम। इसमें राइबोसोम जो कि एक विदाउट यूनिट मेम्ब्रेन या विदाउट मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिज है। और जो यूकैरियोट सेल है उसमें जो राइबोसोम है वो 80S प्रकार का है, जबकि इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम होगा। कौन से प्रकार का होगा, 70S प्रकार का राइबोसोम प्रेजेंट होगा प्रोकैरियोटिक सेल में। उसके बाद है पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम क्या है, अनेक जो राइबोसोमल आरएनए है उससे ऐसे अनेक राइबोसोम कनेक्ट हो जाते हैं, एक साथ अनेक राइबोसोम जुड़े रहते हैं, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं अभी, पॉलीराइबोसोम। तो जब एमआरएनए से अनेक राइबोसोम 70S राइबोसोम जुड़ जाए तो उससे बनी स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे पॉलीराइबोसोम। तो पॉलीराइबोसोम प्रेजेंट है। रिजर्व फूड प्रेजेंट है इसमें। जो रिजर्व फूड है वो जैसे जो यूकैरियोट सेल है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के रूप में है, जबकि जो बैक्टीरियल सेल है या जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन और प्रोटीन के रूप में प्रेजेंट होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहेगा। इसके अलावा इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल भी उपस्थित है। इसके अलावा गैस वैक्यूल, पिगमेंट्स और थाइलेकोइड ये भी प्रेजेंट होती है। तो गैस वैक्यूल्स इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए, इसके पिगमेंट्स जिसमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं, और थाइलेकोइड्स जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है और उनमें फोटोसिंथेसिस करवाती है। तो ये थे साइटोप्लाज्म में उपस्थित सेल ऑर्गेनेलिज किसके, प्रोकैरियोट सेल के। आगे अपन बात करें न्यूक्लियोइड जो कि साइटोप्लाज्म से अलग है। तो यहां अपन ने देखा कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज थे और यहां कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज है, हमने देखा यहां पर सारा। आगे अपन बात करें जो 5th नंबर का कंटेन है पार्ट है प्रोकैरियोट का, वो है न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। देखिए मैंने आपको कहा था कि जो प्रोकैरियोट सेल होती है उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जो कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो प्रिमिटिव जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है। ऐसे न्यूक्लियस को अपन क्या कहते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं, या न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। तो जो इसमें न्यूक्लियस होगा उसमें ये केवल क्रोमेटिन नेटवर्क रहेगा, न्यूक्लियर इन्वेलॉप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहेगी। क्लियर? तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस एब्सेंट। क्रोमेटिन नेटवर्क की अपन बात करें, जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो डीएनए, आरएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो जो है वो डीएनए, आरएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। और इसमें अपन मैं कहूं कि जो ये मिलकर क्या बनाते हैं, प्रो क्रोमोसोम, वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम भी इसमें एब्सेंट रहते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि इसमें वेल डेवलप्ड क्रोमोसोम है और इसमें प्रो क्रोमोसोम के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया सेल के कंटेंट के रूप में। नेक्स्ट अपन बात करें कि क्या क्या और इसमें उपस्थित। 6 नंबर है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक सर्किल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जो सर्किल स्ट्रक्चर के रूप में होता है, उसे अपन प्लाज्मिड कहते हैं। अब प्लाज्मिड जो है एफ प्लाज्मिड, इसी प्रकार आर प्लाज्मिड और कोल प्लाज्मिड के रूप में, ऐसे प्लाज्मिड के विभिन्न रूप प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल में। तो एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड के
रूप प्रेजेंट है तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा एक तरीके से जो न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है उसके एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। एफ प्लाज्मिड को फर्टिलिटी प्लाज्मिड कहते हैं, आर प्लाज्मिड को रेजिस्टेंस प्लाज्मिड कहते हैं और कोल प्लाज्मिड को कोल्सिन प्लाज्मिड के नाम से अपन जानते हैं। तो ये है प्लाज्मिड, ये भी अपन नेक्स्ट वीडियोज में आगे विस्तृत रूप से बात करेंगे। आगे पर बात करें एपिसोम। एपिसोम देखिए, जब प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा सेल में एक्स्ट्रा रूप में प्रेजेंट रहे तो उसे अपन प्लाज्मिड कह रहे हैं, परंतु जब प्लाज्मिड न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल उसके साथ अटैच होके रहे तो उसे अपन एपिसोम कहते हैं। जैसे ये प्लाज्मिड है, ये अलग रहे, जैसे मान लीजिए यहां पर ये अलग है तो अपन इसे क्या कहेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे। यानी यहां पर जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, यहां ये प्लाज्मिड हो गया, परंतु जब प्लाज्मिड इसके साथ अटैच करके रहे तो उसे क्या कहेंगे, एपिसोम। इसी प्रकार नेक्स्ट कंटेंट है फ्लैजिला। फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है। पीली जो है एफिली या सेक्स पीली के रूप में उपस्थित हो, जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट योगदान निभाते हैं। इसके लास्ट जो कंटेंट है वो है फिम्ब्रिया। फिम्ब्रिया इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। तो अपन ने देखिए इस वीडियो में दो कंटेंट या दो सेल की स्ट्रक्चर अपन ने बात की। एक यूकैरियोटिक सेल, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से कंटेंट या कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और एक प्रोकैरियोट सेल में कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे दो क्वेश्चन आपको यहां पर दे रहा हूं और ये दो क्वेश्चन आप कमेंट्स करके देंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रोकैरियोट सेल की क्या विशेषता है और यूकैरियोट सेल की क्या विशेषता है। ये आपको बताना है कि प्रोकैरियोट सेल किसे कहते हैं, या डिफाइन द प्रोकैरियोट सेल एंड डिफाइन द यूकैरियोटिक सेल। ओके।